तो हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ बाय लिक्विड सरफेस। अच्छा, तो ऐसे करके बात बताई गई कि भाई एक ये लिक्विड का सरफेस है। हाँ हाँ ठीक है, आपकी कंटेनर में लिक्विड भर दीजिए, ऊपर से देखिए तो ऊपर ऊपर जो है वो लिक्विड का सरफेस हो गया। अब लिक्विड के सरफेस पर एक लाइन कंसीडर करी गई, जो लाइन है इसकी लंबाई है l। अब ये लाइन लिक्विड के सरफेस पर लाइन, तो हम कहेंगे ये लाइन जो है वो एक्चुअल रियल भी हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। हाइपोथेटिकल तो ठीक है, मन में सोच लिया लिक्विड के सरफेस पर एक लाइन खिंची हुई है। रियल लाइन कैसे होगी लिक्विड के सरफेस पर? अरे एक थ्रेड, एक धागा ले लो, धागे को लिक्विड के सरफेस पर डाल दो, हो गई लाइन, एक्चुअल लाइन हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सिचुएशन है, एल लंबाई की एक लाइन है। अब क्या होगा, इस लाइन के इधर की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो इस लाइन को खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे। इधर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो लाइन पर फोर्स एफ लगाएंगे, इधर वाले भी लगाएंगे। ये फोर्स जो है हमने पता किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला आपने, एफ बाई एल, इसी को कहा टी। टी बहुत से लोग कैपिटल एस भी लिखते हैं सिंबल, चाहे कैपिटल टी लिख लो या कैपिटल एस लिख लो, इसी को कहते हैं लिक्विड का सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो टी हो गया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। हाँ सही है। अब हम एक छोटी सी बात ये अपनी ध्यान रखनी है कि टी की वैल्यू डिपेंड करेगी लिक्विड के नेचर पर, डिपेंड्स ऑन लिक्विड। अलग अलग लिक्विड्स के लिए टी की वैल्यू अलग अलग होगी। वाटर के लिए टी कुछ हो सकता है, ऑयल के लिए टी कुछ और हो सकता है, ग्लिसरीन के लिए टी कुछ और हो सकता है, मरकरी के लिए टी कुछ और हो सकता है। अलग अलग लिक्विड्स के लिए टी की वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा, मैंने कहा भाई ऐसा है, यहाँ पर हम F बराबर T इंटू एल ऐसा करके याद रखते हैं। किसी भी लिक्विड के सरफेस पर अगर L लंबाई की लाइन खींच दोगे तो लिक्विड का सरफेस उस लाइन पर T इंटू एल फोर्स अप्लाई करेगा। सही। अब यहाँ पर बात करते हैं एक एनर्जी की जिसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। ये क्या है भाई? देखो कोई भी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स अगर होता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कूलम फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनके साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, आप इसके साथ भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट कर सकते हो। तो बस सरफेस टेंशन वाले फोर्स के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करी जाएगी उसे सरफेस एनर्जी कहेंगे। लिख देता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। समझ गए? ये सिंपल सी चीज़ है जो सरफेस एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, सरफेस एनर्जी का फार्मूला कोई? हाँ हाँ बिल्कुल है। ये आपके पास कोई लिक्विड सरफेस है और लिक्विड सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो है ए। ठीक, ए बराबर सरफेस एरिया। तो भाई मेरे जो सरफेस एनर्जी होगी यू बराबर सरफेस एनर्जी U बराबर होगा T इंटू ए। चाहिए सरफेस एनर्जी U बराबर
टी इंटू ए। ये हमारी सिंपल सी जो है वो चीज़ हो गई, बहुत बेसिक फार्मूला। फोर्स के लिए सरफेस टेंशन को लंबाई से मल्टीप्लाई करो, सरफेस एनर्जी के लिए सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करो। किसी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, एक गिलास में पानी दे दिया मैंने आपको, तो उसकी सरफेस एनर्जी बदल सकती है, डिपेंड करेगा आपने पानी को क्या के साथ क्या किया हुआ है। जैसे गिलास में पानी रखा है तो ऊपर ऊपर सरफेस दिखाई दे रहा है, सरफेस एनर्जी कुछ है। कल को उस गिलास में मौजूद पानी को तुम ज़मीन पर डाल दो, पानी फैल जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सही है। तो वाटर उतना ही है, जितना गिलास में था उतना ही ज़मीन पर डाला है, बट सरफेस एरिया बदल गया तो सरफेस एनर्जी चेंज हो गई। ठीक। अगर कहीं पर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया आप चेंज कर रहे हैं तो सरफेस एनर्जी भी बदलेगी। ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर टी डेल्टा ए चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ये क्या बात है? अरे भाई अभी तो बताया कि आपके पास पानी है, अगर तो आप गिलास से पानी को ज़मीन पर फेंक सकते हैं तो सरफेस एरिया बदल जाएगा कि नहीं। तो बस सरफेस एरिया में चेंज, और डेल्टा यू ये हो गया चेंज इन सरफेस एनर्जी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई कि तमाम बार जब हम लिक्विड के साथ डील कर रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमें लिक्विड की फिल्म जो है वो दिखाई देती है। फिल्म समझे? पतली सी लेयर। जैसे आप एक वायर का फ्रेम बना लो, उसको लिक्विड में डुबो दो, साबुन के पानी में डुबो दो और निकाल लो, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पतली सी फिल्म बन जाएगी सोप सोल्यूशन की, बनेगी नहीं? यस। तो तमाम बार ऐसा होता है कि हम लिक्विड की फिल्म के साथ डील कर रहे होते हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जब लिक्विड की फिल्म कंसीडर करोगे तो उसके दो सरफेस होंगे। जैसे कोई कागज़ होता है, कागज़ के दो सरफेस होते हैं, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, तो वैसे लिक्विड फिल्म के भी दो सरफेस होंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है, दोनों सरफेस जो हैं वो कंसीडर करने पड़ेंगे जब आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो या सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो। अगर कहीं पे कोई फिल्म है और उस पे किनारे पे कोई लाइन ले ली तो फिल्म के दोनों सरफेस फोर्स लगाएंगे उस लाइन पर। पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी देखोगे तो फिल्म के दोनों सरफेस देखने पड़ेंगे, दोनों का एरिया देखना पड़ेगा, तो टोटल एरिया लेके जो है वो सरफेस एनर्जी मिलेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, आपको याद रखनी है। ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विड फिल्म, फिल्म तो समझते ही हैं, वह पतली सी लेयर लिक्विड की, लिक्विड फिल्म, कंसीडर बोथ सरफेसेस। इतनी सी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और सवाल करते समय जो है वो अक्सर बच्चे ये चीज़ भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि यार यहाँ तो लिक्विड की फिल्म है तो दोनों सरफेस हैं, बस ये ऐसे फिल्म है तो एरिया सामने दिखाई दे रहा है 50 मीटर स्क्वायर या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस वही ले लिया। भूल गए कि लिक्विड की फिल्म है तो 50 इधर होगा एरिया, तो 50 इधर होगा, 50 इधर 50 इधर, टोटल कितना हो गया? 100। हाँ, तो ये छोटी सी बात है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। देख लीजिए एक बार, हाँ जी, तो हम लोग एक सिंपल सा सवाल लिख लेते हैं, और बहुत बेसिक सा सवाल लिख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है और जो सरफेस एनर्जी है दोनों को लेके वर्किंग देख सकें, दोनों का कंसिडरेशन कर सकें। ये एक वर्टिकल फ्रेम है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर लिया ऐसे मोड़ दिया, वर्टिकल रख दिया, ये वर्टिकल रख दिया ऐसे, एक तार रखा है इसके ऊपर ऐसे, मास m, लंबाई l। इस पूरे फ्रेम को पकड़ के सोप सॉल्यूशन में डुबोए और निकाल लिए।
तो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन की लिक्विड की फिल्म बन गई, ठीक है, लिक्विड फिल्म। और लिक्विड जो है उसका सरफेस टेंशन क्या है, T। सही। फिर बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन के लिए सिंबल कैपिटल T और कैपिटल S दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कुछ भी लिख लें, कोई फ़र्क की बात नहीं है। अब क्या हुआ, अब इस वायर को, ये फ्रेम तो फिक्स्ड है, इसको फिक्स कर पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया वायर को, तो वायर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। वायर को रेस्ट से रिलीज करो। जब वायर को रेस्ट से रिलीज करोगे तो ऐसे केस में ये वायर नीचे गिरेगा, और जब ये वायर नीचे गिरेगा तो स्पीड ऑफ वायर क्या होगी, व्हेन स्पीड ऑफ वायर क्या होगी, जब इट हैज़ फॉलन, ये गिर चुका है, डिस्टेंस h, जब ये h दूरी नीचे गिर चुका होगा तब उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसके कारण फोर्स से काम करें, और दूसरा सरफेस एनर्जी। तो हम दोनों से वर्किंग करेंगे, ठीक है। जवाब तो ऑब्वियसली सेम आएगा ही आएगा। तो देखते हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्लास को रोकें और जवाब निकालने का प्रयास करें। बहुत बेसिक सवाल है। हाँ जी, तो हमने ध्यान दिया। ऐसा है कि पहले हम ये कहते हैं कि यार ये जो वायर आपके पास है, ये वायर पर फोर्स देखेंगे, इस पे mg फोर्स लगेगा किधर, नीचे की तरफ, और यहाँ लिक्विड की फिल्म है तो लिक्विड की फिल्म इस पर फोर्स लगाएगी F सरफेस टेंशन वाला। कितना फोर्स लगाएगी, तो हम बताएंगे TL प्लस TL यानी कि 2TL। क्यों भाई, देखो ये लिक्विड की फिल्म है, फिल्म का इधर भी सरफेस है, फिल्म का इधर भी सरफेस है। आगे वाला सरफेस L लंबाई के वायर पे क्या करेगा, TL फोर्स लगाएगा, पीछे वाला सरफेस भी तो है, वो भी तो TL फोर्स लगाएगा, तो टोटल फोर्स 2TL हो गया। छोड़ दिया, इसका मास है m, ये नीचे आएगा, इसका एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन बराबर रिजल्टेंट फोर्स अपान मास। रिजल्टेंट फोर्स के लिए mg माइनस 2TL अपान m। लो भाई एक्सेलरेशन आ गया g माइनस 2TL अपान m। अब क्या करें, अब भाई मेरे, अगर आप इसको छोड़ देंगे और ये नीचे आएगा तो इसके पास कुछ स्पीड भी आएगी, ठीक। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। इनिशियल वेलोसिटी इसको रेस्ट से छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन ये रहा इसका, नीचे गिरेगा g माइनस 2TL अपान m, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना है, h। यही तो कहा गया, जब ये h दूरी नीचे गिर चुके तब इसकी स्पीड बतानी है, तो h दूरी जब नीचे गिर चुका होगा तब स्पीड बतानी है, मिल गई। v बराबर रूट में, सॉरी ये 2 छूट गया यहाँ पर, 2g माइनस 2TL अपान m इंटू h। ये आंसर आ गया आपका, सही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी खास इसमें नहीं। अब आते हैं एनर्जी पे। सेम यही चीज़ एनर्जी को कंसीडर करके कैसे होगी वो देखिए। ये आपका वायर अभी यहाँ है, फिल्म ऐसे है। अब ये वायर इस समय इसकी स्पीड है 0, फिर ये वायर नीचे गिरा, h दूरी नीचे आ गया, यहाँ पहुँच गया, फिल्म ऐसे हो गई। अब इसकी स्पीड है v। हमने कहा भाई ऐसा है, हम ये बात यहाँ पे कहेंगे कि एनर्जी का कंसिडरेशन करना है, तो ध्यान दो, ये जो वायर ऊपर से नीचे आया तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो घटी mgh। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, क्यों, रुका हुआ था चलने लगा तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज, ठीक। और यहाँ पे ये जो लिक्विड है इसकी फिल्म, इसको अगर देखोगे तो इस फिल्म का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, घट रहा है कि सेम है, तो जवाब मिलेगा सर सरफेस एरिया तो बढ़ रहा है इसका, बिल्कुल। ये वायर यहाँ से यहाँ आ गया, दिख रहा है, पहले सरफेस एरिया कम था अब ज़्यादा हो गया,
सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हमने कहा यार ये सही है मामला। 3 एनर्जियाँ पिक्चर में हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है mgh नीचे आने के कारण, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, और सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ रही है। तो 3 में से एक एनर्जी तो घट रही है ग्रेविटेशन वाली, और 2 बढ़ रही हैं काइनेटिक और सरफेस वाली। तो एक एनर्जी जितना घटेगी उतना ही तो बाकी दोनों बढ़ पाएंगी। हाँ बिल्कुल, एक जगह से जितनी एनर्जी आएगी वही तो दूसरों में बटेगी। तो हम सीधी सी बात ऐसे कहेंगे, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। क्यों, सही है नहीं सही है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितना हुआ mgh, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ 12mv², सरफेस एनर्जी में इंक्रीज डेल्टा यू। ओके, डेल्टा यू को क्या लिख लोगे, सरफेस टेंशन इन डेल्टा ए। एरिया में इंक्रीज, अब एरिया में इंक्रीज क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ आया है, ये वाला जो पोर्शन था ये तो ऐसे ही रहा, ये बढ़ गया। कितना एरिया बढ़ा, देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल, ये एरिया बढ़ गया है लिक्विड का, सरफेस का कितना एरिया है L × H। अब ये है सरफेस फिल्म का, तो लिक्विड फिल्म के 2 सरफेस होते हैं, एक इधर और एक इधर। इधर वाला सरफेस कितना बड़ा LH, पीछे वाला भी तो LH बड़ा होगा, तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा 2LH। तो मैंने कहा भाई ऐसा है mgh बराबर 12mv² प्लस t × 2LH। यहाँ से भी एक तरफ, बाकी लोग दूसरी तरफ, जवाब वही आएगा जो उधर लिखा हुआ है 2g - 2TL/m × h। समझे, ये आपका जवाब आ गया। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया कि हम देख लें कि यार हम चाहें तो वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स उसको लेके वर्किंग करके जवाब निकाल सकते हैं, या सरफेस एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें ये बात भी हमें देखने को मिली जो लास्ट पॉइंट लिखा था स्पेशल, क्या कि अगर कोई लिक्विड फिल्म है तो उसके 2 सरफेस होंगे, दोनों सरफेसेस के द्वारा लगाया गया फोर्स, दोनों सरफेसेस के द्वारा लगाया गया दोनों सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड सरफेस एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब फोर्स देखोगे तो दोनों का फोर्स लिख के जोड़ो, और सरफेस एनर्जी देखोगे तो एरिया, सरफेस एरिया दोनों का देखना पड़ेगा। आगे वाला पोर्शन भी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और पीछे वाला पोर्शन भी, उसका भी एरिया लेना पड़ेगा भाई। अच्छा, मैं ठीक है भाई, बहुत आसान सी चीज़ है, देख लीजिए आप लोग एक बार। अच्छा ठीक है, फिर कुछ और सवाल देखते हैं। फिर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई लिक्विड की ड्रॉप है, उसको छोटी छोटी बहुत सारी ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया जाए, या छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं उनको मिला के बड़ी ड्रॉप बना दिया जाए, तो उसमें सरफेस एनर्जी में जो चेंज होता है उसकी कैलकुलेशन में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत पॉपुलर सवाल है, बड़ा पुराना सवाल है, हर जगह पाया जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको समझ लेंगे। सही बच्चों ने किया होता है सवाल। फिर देखेंगे, हमारे पास एक लिक्विड की ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो है T। सही है। अब इसको ब्रेक करो, ब्रेक इन 1000 इक्वल ड्रॉप्स। इसको 1000 छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक करिए, सब एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो आदमी ये काम करेगा
उसे कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। वर्क करने का मतलब एनर्जी देना। इसको ऐसे भी कह सकता था इस सवाल को कि कितनी एनर्जी बाहर वाले इस सिस्टम को देंगे ये काम करने के लिए। अरे वर्क करना एनर्जी देना एक ही बात है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वही तो वर्क होता है। चलिए तो क्या करें भाई मेरे, इसको जब तोड़ोगे तो देखोगे कि सरफेस एरिया का क्या हुआ, सरफेस एरिया में क्या चेंज आए। सरफेस एरिया में चेंज से सरफेस एनर्जी में चेंज मिलेगा और उससे फिर जो एनर्जी आपने सप्लाई करनी है वो पता चल जाएगी, यानी जो वर्क करना है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्लास रोकें और इसका जवाब निकालने की कोशिश करें। लगभग सब बच्चों ने ये सवाल पहले कभी न कभी किया होता है। देख ट्राई करें जवाब निकालने की। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो पहले मैंने ये जो अपनी ड्रॉप है इसकी रेडियस है r, इसको 1000 छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक किया। हर छोटी छोटी ड्रॉप की रेडियस मैंने स्मॉल r लिख ली। तो मैं ये बात कहूँगा कि भाई इस बड़ी ड्रॉप को जब छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्रेक करूँगा तो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो तो चेंज नहीं होगा। जितना लिक्विड पहले था टुकड़े कर देने पे भी टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड तो वही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जितना लिक्विड का वॉल्यूम है इन सब में भी मिला के लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही पाया जाएगा, क्योंकि इसी को तोड़ के तो यहाँ पे ये बनाया है ना, एक्स्ट्रा लिक्विड डाला ना निकाला। तो पहले वाला वॉल्यूम कितना है लिक्विड का 4/3 पाई आर क्यूब, और अब एक ड्रॉप का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब और 1000 का इंटू 1000। ठीक, 4/3 पाई कट गया और कैपिटल आर क्यूब बराबर 1000 इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल आर बराबर आ गया 10r। ये लीजिए, अब वो क्यूब रूट ले लोगे ना, ये 1000 क्या है 10 का क्यूब ही तो है, तो पावर क्यूब 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 उड़ जाएगा। कैपिटल आर बराबर 10r या स्मॉल आर बराबर r/10। अब देखते हैं सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया पहले कितना था, आई मतलब इनिशियल, ये कंडीशन, इस कंडीशन में सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये तो पता है स्फेरिकल होती है ड्रॉप, तो एरिया 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब फाइनल एरिया देखो भाई, एक ड्रॉप का एरिया निकाल लो, हर ड्रॉप का उतना ही होगा सरफेस एरिया, इंटू 1000 कर देना। तो एक ड्रॉप का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू 1000। स्मॉल आर कैपिटल r/10 है, रख दिया। तो यहाँ से हमें फाइनल सरफेस एरिया मिल गया 40 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब मैंने कहा यार ऐसा सरफेस एरिया तो बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ गई होगी। तो बढ़ी हुई सरफेस एनर्जी कहाँ से आएगी? अरे बाहर से जो आदमी है जो एक काम कर रहा है वो देगा उतनी एनर्जी, कैसे वर्क करेगा? तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बाहरी आदमी के द्वारा इस सिस्टम पर किया गया वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। भाई मेरे काइनेटिक एनर्जी का तो कोई मामला है नहीं, क्योंकि ये चीज़ पहले रुकी हुई है बाद में रुकी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 - 0 और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी सरफेस एनर्जी है डेल्टा यू को लिख लो T डेल्टा ए, यानी कि बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया। ओके, हाँ, सरफेस टेंशन बाद वाला एरिया ये रहा, पहले वाला ये रहा 40 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, खत्म। जवाब आ गया हमारे पास 36 पाई आर स्क्वायर टी, ये आंसर है। तो बड़ा मैंने बताया पुराना पॉपुलर सवाल है। अच्छा, यही अगर छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती तो सरफेस एरिया कम हो जाता, सरफेस एरिया कम हो जाता तो सरफेस एनर्जी भी कम हो जाती। सरफेस एनर्जी कम हो जाती तो वो कहाँ जाती है एनर्जी? तो वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो कोई बाहर ऐसा होता जो उस एनर्जी को सिस्टम से निकाले। अगर नहीं है तो वो एनर्जी इस सिस्टम में हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएगी। चाहिए,
तो इस तरीके के भी सवाल देखने को मिलते हैं कि कहीं पर इस टाइप का काम हुआ, सरफेस एनर्जी में कमी हुई, तो हमने कहा यार ये एनर्जी सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। हाँ, तो वो एनर्जी दे दी बराबर, वो होता है, हम पढ़ेंगे हीट वगैरह में पढ़ते हैं, डेल्टा क्यू बराबर MS डेल्टा टी। तो जितनी एनर्जी दी, जितना टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ, वो कैलकुलेशन करी जा सकती है। अच्छा, तो ऐसे करके ये जवाब निकाला गया है। और मैं फिर कहूँगा ये बड़ा पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना होता है कैसे किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हाँ जी, फिर एक सोप बबल को लेके होता है क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का है। वो देखिए, हमारे पास एक सोप सॉल्यूशन का बबल है जो हवा में उड़ रहा है। अब बबल के बारे में ध्यान रखना है कि बबल जब उड़ाया जाएगा तो वो एक लिक्विड की फिल्म से बना होता है, उसमें अंदर तक पूरे में लिक्विड नहीं भरा है, सिर्फ पतली सी एक लिक्विड की फिल्म है, उससे वो बबल बनता है। अंदर एयर, बाहर एयर, बीच में लिक्विड की पतली सी फिल्म, पतली लेयर। अच्छा, सोप बबल है और उसकी रेडियस वो है R, और लिक्विड जो है उसका सरफेस टेंशन है T। ठीक है, हम सोप बबल कैसे बनाते हैं वो तो आप जानते हैं, कोई फ्रेम लेकर लिक्विड डुबोया, हवा भरी, उसमें तावड़ा हो गया, R रेडियस R है, और हवा भरो, साइज बढ़ेगा। तो बस हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहरी आदमी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, टू डबल द रेडियस ऑफ बबल। हवा भरो इसमें, और वही बबल की बात हुई, टू डबल द रेडियस, हवा और भरो, बबल का साइज बढ़ेगा, तो रेडियस R से बढ़ के 2R। इतना करने के लिए हमारे द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, हमारे द्वारा दी गई एनर्जी क्या होगी। तो क्या, वही सरफेस एनर्जी तो देखनी है, पहले कितनी है, बाद में कितनी है। जितना सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी उतना ही समझो बाहर से एनर्जी चाहिए होगी, या समझो उतना वर्क बाहर से किया जाना चाहिए। तो सिंपल सवाल है, आप लोग इसका तुरंत अभी जवाब निकालिए, क्लास रोकें, तेजी से जवाब निकालें। अच्छा, चलो देखते हैं फिर। तो हमारे पास जो है ये बबल है, बबल की रेडियस है R, और लिक्विड का सरफेस टेंशन है T। अब तुमने क्या किया, इसको हवा भरी और इसकी रेडियस कर दी डबल। ठीक, तो आज की तारीख में इसके सरफेस एरिया कितना है, 8 पाई R स्क्वायर। ये कैसे, अरबी फिल्म है ना, 4 पाई R स्क्वायर होता है वैसे स्फीयर का सरफेस एरिया। अब 4 पाई R स्क्वायर बाहर वाले सरफेस का, तो 4 पाई R स्क्वायर अंदर वाले सरफेस का। ठीक है, अभी तो बताया था, बबल का मतलब लिक्विड की पतली सी फिल्म, अंदर एयर बाहर एयर, तो फिल्म है तो दो सरफेस, अंदर बाहर, तो अंदर वाला एरिया 4 पाई R स्क्वायर, बाहर वाला 4 पाई R स्क्वायर, मिला के 8 पाई R स्क्वायर। फाइनल 8 पाई इंटू 2R का स्क्वायर, तो ये हो गया जाके 32 पाई R स्क्वायर। ठीक, ऐसे में जो वर्क डन बाहरी आदमी करेगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही है। बाहरी आदमी के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज करना नहीं है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो डेल्टा U बराबर T डेल्टा है, इसको T इंटू AF T इंटू AI रख लो, तो T इंटू AF माइनस AI। ठीक है, T इंटू फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, 32 माइनस 8 यानी 24। हाँ, तो 24 पाई R स्क्वायर T। ये आपका जवाब आ गया, बाहरी आदमी के द्वारा किया गया वर्क। तो बस सिंपल चीज़ है, कुछ भी खास ऐसा नहीं है।
ठीक है। बस ये है कि हाँ, हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम ऐसे केस में वर्किंग कर रहे होते हैं तो जो बबल है उसके या जो भी लिक्विड की फिल्म है उसके दोनों सरफेस जो हैं वो कंसीडर करने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन को लेकर कुछ और बात यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रेशर डिफरेंस across a spherical liquid surface due to surface tension। ये क्या बात हुई? देखो, ऐसा है, किसी भी जगह पर अगर एक कोई स्फेरिकल लिक्विड सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस ऐसे है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस लोगे ऐसे तो उसकी दो साइडें होती हैं, एक दबी हुई साइड ये वाली, उभरी हुई साइड ये वाली। दबी हुई साइड को कहते हैं कॉनकेव साइड, उभरी हुई साइड को कहते हैं कॉन्वेक्स साइड। तो ये बात आपको बताई जा रही है, कहीं भी कोई लिक्विड का अगर स्फेरिकल सरफेस है तो कॉनकेव यानी दबी हुई साइड पे जो प्रेशर होता है वो उभरी कॉन्वेक्स साइड से ज़्यादा होता है। और ये जो प्रेशर में फ़र्क होता है ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। इसकी वैल्यू जो है वो हमें ध्यान रखनी होती है, बहुत पॉपुलर है, इतना मैंने बोला तो शायद याद भी आया होगा ज़्यादातर लोगों को। क्या? 2T/R, स्फेरिकल लिक्विड सरफेस के कारण प्रेशर डिफरेंस। ये देखिए, ये हमने एक स्फेरिकल लिक्विड सरफेस लिया, ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, ये जिस लिक्विड का है उसका सरफेस टेंशन है T, ये साइड वो पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। तो ये तो हो गया स्फेरिकल लिक्विड सरफेस। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड का सरफेस जो है वो स्फेरिकल कह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्फेयर होना चाहिए। स्फेयर का पार्ट होगा तो भी चलेगा यार, ठीक है, पूरा स्फेयर नहीं, इतना सा बना, इतना सा ही सरफेस बना, बट है तो स्फेरिकल शेप का। तो इसके कारण जो है हम यहाँ जो बात कहेंगे वो एप्लीकेबल होगी, पूरा स्फेयर होगा तो भी, थोड़ा सा पार्ट होगा तो भी। अच्छा, तो क्या है भाई, ये स्फेरिकल लिक्विड सरफेस है। टी क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अच्छा, आर क्या है? आर को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड सरफेस। समझे? या जो है लिक्विड के सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब लिक्विड सरफेस स्फेरिकल शेप का था तो उसका स्फेयर पूरा करो, स्फेयर पूरा करोगे तो स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, स्फेयर की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसमें बी जो है वो दबी हुई साइड है, ये कहलाएगी कॉनकेव साइड, और ए जो है वो उभरी हुई साइड पे है तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स साइड। और आपको ये बताया गया कि बी यानी कि कॉनकेव साइड यानी दबी हुई साइड पे जो प्रेशर है वो उभरी हुई साइड पे प्रेशर से 2T/R ज़्यादा होगा। ये छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी है, समझे? कुछ खास नहीं है, बस ये रिजल्ट है, याद रखना है। दबी हुई साइड पे प्रेशर उभरी हुई साइड पे प्रेशर से क्या ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 2T/R। अच्छा जी, तो एक बात देख लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये जो कहा गया कि प्रेशर डिफरेंस को लेकर, तो इसमें कुछ केस लेके बात बता दी जा रही है, ठीक। जैसे
अगर एक लिक्विड ड्रॉप है एयर में, ये लिक्विड ड्रॉप है रेडियस r, अंदर लिक्विड है बाहर एयर। अच्छा एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे इसमें, पहले ये तो बताएंगे, एक छोटी सी बात और बता दें बस, कि ये जो कहा गया है ना कि लिक्विड का सरफेस जो है उसके इधर उधर में प्रेशर में डिफरेंस होता है, और दबी हुई साइड पे प्रेशर उभरी हुई साइड से ज़्यादा होता है, 2T/r ज़्यादा होता है, तो हमेशा दबी हुई साइड पे ही प्रेशर ज़्यादा होगा। लिक्विड किधर है एयर किधर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लिक्विड का सरफेस आपने बनाया इस टाइप से बनाया कि इधर लिक्विड है और इधर एयर है। भाई लिक्विड का सरफेस क्या होता है, लिक्विड का सरफेस जो है उसके एक साइड लिक्विड होगा एक साइड एयर होगी। अरे बर्तन में पानी भर दोगे, ऊपर ऊपर सरफेस दिखेगा तो उसके ऊपर एयर है नीचे पानी है। तो इसमें जो दबी हुई साइड है और जो उभरी हुई साइड है, अगर उन पर प्रेशर की बात करोगे तो PB बराबर होगा PA + 2T/r। और अगर यही ऐसा कर दिया जाए कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये दबी हुई साइड ये उभरी हुई साइड, और दबी हुई साइड पे है एयर और उभरी हुई साइड पे है लिक्विड, तब भी PB बराबर लिखा जाएगा PA + 2T/r। समझे? तो दबी हुई साइड यानी कॉनकेव साइड पे प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से ज़्यादा होगा, चाहे लिक्विड और एयर वो इधर हो या उधर, मतलब लिक्विड दबी हुई साइड एयर उभरी हुई साइड तब भी यही चीज़, और लिक्विड उभरी हुई साइड एयर दबी हुई साइड तो भी यही चीज़। ठीक है, कौन किधर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आए उन केसेस पर, ये देखिए जो मैं अभी लिखना चाह रहा था। सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप इन एयर, ठीक है, ये लिक्विड की ड्रॉप है, रेडियस r है, बाहर एयर है, अंदर लिक्विड है, अब बाहर इसके प्रेशर है अगर P0 तो अंदर जो प्रेशर है P in वो क्या होगा, P in बराबर होगा P0 + 2T/r। ये क्या हुआ, ये भाई ऐसा कि हमारे पास जो ड्रॉप है अगर आप उसके सरफेस को देखेंगे, ये देखिए बाहर अंदर है लिक्विड बाहर एयर, और इसके सरफेस को देखेंगे तो इसकी सरफेस का अंदर वाला साइड वो दबी हुई साइड है और बाहर वाली साइड उभरी हुई साइड है। तो अंदर वाली साइड पे जो प्रेशर है, दबी हुई साइड पे जो प्रेशर है वो उभरी साइड से 2T/r ज़्यादा होगा। P in बराबर P0 + 2T/r। ओके, ये जो 2T/r है इसको एक्सेस प्रेशर भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन के कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ऐसे कहते हैं कि एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2T/r। समझे? ऐसे भी बहुत लोग बात याद रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा केस लेते हैं। बात हो रही है एयर बबल इन लिक्विड। एयर बबल इन लिक्विड क्या मतलब, आपने कंटेनर में लिक्विड भर दिया और इसमें यहाँ पर एक बबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक पाइप डाला अंदर, थोड़ी सी हवा जो है उसमें डाल दी तो यहाँ पे एक एयर का बबल बन गया। बबल ठीक है रुका नहीं रहेगा, ऊपर आएगा, ये तो हम सबको पता है, लेकिन किस समय जब ये बबल लिक्विड के अंदर था उस समय की बात हो रही है। हाँ हाँ, तो अब इसमें क्या है कि ये बबल बाहर है लिक्विड और अंदर क्या है एयर। देख लो, इससे सिचुएशन अलग हो गई। इसमें अंदर एयर बाहर, अंदर लिक्विड बाहर एयर, इसमें उल्टा। हाँ ठीक, रेडियस इसकी r, बाहर प्रेशर P0, अंदर प्रेशर P in, लिक्विड का सरफेस टेंशन यहाँ T था यहाँ भी T है। तो अब क्या होगा, फिर वही बात, दबी हुई साइड यानी कॉनकेव साइड कौन सी है, अंदर वाली, उभरी हुई साइड कौन सी है, बाहर वाली। तो अंदर प्रेशर बाहर से 2T/r ज़्यादा होगा। P in बराबर P0 + 2T/r। देख लीजिए,
इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि लिक्विड किस साइड है और एयर किस साइड है। ठीक, आप इसमें ये 2T/R को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, तो एक्सेस प्रेशर इस केस में कितना 2T/R। अच्छा, फिर एक तीसरा केस लिया जाता है, वो है सोप बबल इन एयर। एक सोप सोल्यूशन का बबल बना के हवा में उड़ा दिया गया है, बिल्कुल ये होता है। वो फ्रेम को डुबोया लिक्विड में, सोप सोल्यूशन में निकाला हवा, और बबल बन के हवा में उड़ने लगा। सही है। तो बबल जो है वो ये रहा, बाहर इसका रेडियस R, बाहर क्या है एयर, अंदर क्या है एयर, और ये क्या है, ये है लिक्विड की फिल्म, बहुत पतली सी लेयर लिक्विड की, समझे। अब अगर हम बाहर प्रेशर लिखते हैं P0, तो अंदर प्रेशर क्या P in, क्या लिखेंगे भाई। देखो ऐसा है कि जब तुम ये फिल्म की बात करोगे तो फिल्म के दो सरफेस होंगे, एक बाहर वाला सरफेस और एक अंदर वाला सरफेस। दोनों ही सरफेस क्या स्फेरिकल शेप के हैं। तो जब आप बाहर से अंदर आएंगे तो दोनों सरफेस जो हैं वो प्रेशर में इंक्रीज करवाएंगे। कितना 2T/R 2T/R, तो मिला के टोटल प्रेशर जो बढ़ जाएगा अंदर वो होगा 4T/R। तो इसमें P in बराबर होगा P0 प्लस 4T/R, समझे। लो दो बार ऐसे करके लिख लेते हैं, 2T/R प्लस 2T/R। इससे आप दोबारा मतलब अभी ही चलिए या कभी बाद में देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार वो 2T/R दो बार है। क्यों है? क्योंकि दो सरफेस है ना। आपको बोला, मैंने पहले ही बोला कि लिक्विड फिल्म के दो सरफेस होते हैं, तो दोनों का इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ से P in बराबर आ जाएगा P0 प्लस 4T/R। और ऐसे में एक्सेस प्रेशर, इस केस में एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, ठीक है। कोई भी लिक्विड है उसका आपने बबल बना के हवा में उड़ा दिया है, तो एक्सेस प्रेशर 4T/R, ठीक है। तो इस केस में एक्सेस प्रेशर 2T/R, इसमें 2T/R और इसमें 4T/R। इसमें और इसमें एक ही सरफेस है, इसमें दो सरफेस हैं, एक अंदर एक बाहर, तो दोनों सरफेस का इफेक्ट कंसीडर हुआ और एक्सेस प्रेशर 4T/R आपको मिला। ये याद रखना होता भाई, ये केस में ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, ठीक है। देख लीजिए एक बार।